हाय एवरीवन। सो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे रॉबर्ट क्लाइव की डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी एक बहुत बड़ा फेलियर रही और उसकी वजह से फेमाइन भी आ गए विच वॉज इन 1770। अब हम बात करते हैं क्या ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे विक्ट्री हासिल करी, वो यहाँ जीते और यहाँ पे 200 साल तक राज किया। अब अगर हम ब्रिटिशर्स की विक्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हम फेलियर्स भी देख रहे हैं, तो हम दोनों ही चीज़ देख रहे हैं। काफ़ी ऐसी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ थी जो फेलियर भी थी और काफ़ी ऐसी पॉलिसीज़ थी जो अचीवमेंट्स भी थी। मिलिट्री उनका एक सबसे बड़ा राइट हैंड था, उनकी हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हम पढ़ ही रहे हैं। आप जैसे आपने बाकी लेक्चर्स भी देखा होगा, आपने देखा होगा हमेशा वो जब जीत रहे हैं या तो अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी से जीत रहे हैं या फिर अपनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री से जीत रहे हैं। तो मिलिट्री उनकी हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे अपना दबदबा बनाए रखा। सेकेंडली लीडरशिप, जैसे कि गवर्नर जनरल हम अगर बात करते हैं तो क्लाइव विच वॉज द मेजर जनरल, देन वॉरेन हेस्टिंग विच वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। ये एसएससी वगैरह में पूछ लेते हैं, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। देन मुन्नो, वेस्ली और बहुत सारे ऐसे गवर्नर जनरल्स आए जिनकी लीडरशिप से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे से राइज करी और काफ़ी अच्छे से उन्होंने व्यापार संभाला। अब हम बात करते हैं उन दो पॉलिसीज़ की बात है। हमने दो पॉलिसीज़ तो पहले ही डिस्कस कर ली हैं, बचे थे 3 पॉलिसीज़। तो जो थर्ड पॉलिसी है वो तो आफ्टर 58 हम देखते हैं, 1858 हम देखते हैं। हम पहले बात करते हैं उन दो पॉलिसीज़ की जो 1858 से पहले हुई थी, विच वॉज Third was subsidiary alliances, which in 1813 and 1823, and lap, estate and annexation, which was from 1828 to 1858. तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस की। क्या अलायंस थी ये? सब्सिडरी अलायंस कौन सी अलायंस थी ये? ये जो अलायंस थी ये एक ट्रीटी थी। अब हमारा आज का टॉपिक उसी पे पूरा बेस्ड है, ट्रीटीज। जैसे हम देख रहे हैं ब्रिटिशर्स जब लड़ते थे या कुछ भी करते थे वो ट्रीटीज साइन करवाते थे और ट्रीटीज के ही उस पर ये लोग अपना राज करते थे बहुत अच्छी तरीके से। तो जो ट्रीटी थी ये फेयर गेम पे साइन होती थी। फेयर गेम मतलब डर का गेम। अब ये डर के गेम से मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये लोग क्या करते थे, जैसे एक राजा है उसके राज्य पे हमला कर देते थे और उसको हरा देते थे क्योंकि मिलिट्री तो स्ट्रांग थी। तो जो आसपास के राज्य होते थे उनको एक धमकीनामा भेजते थे कि भाई साइन कर लो ये ट्रीटी वरना इस राजा की तरह तुमको भी हम उतनी बुरी तरह मारेंगे, और वो डर के मारे चुपचाप वो ट्रीटी साइन कर देते थे। तो ऐसी थी ये सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी। अब ये ट्रीटी वैसे तो डुप्लेक्स के टाइम पे आ चुकी थी। हम सेकेंड फेज में भी इस ट्रीटी का हल्का सा एक फ्लैश देखते हैं जहाँ पे हम बात करते हैं सेफ गार्डिंग की बात करते हैं जो अवध वगैरह के साथ साइन हुई थी। बट वेस्ली जब गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वेस्ली, तो इन्होंने इस ट्रीटी पे कुछ मॉडिफिकेशंस करे, कुछ अपने नियम जोड़े। तो अब इसके प्रोविजंस क्या हैं? सबसे पहला लैंड इन रिटर्न। ये क्या बोलते थे कि आप अपने राज्य हमारे साथ ट्रीटी साइन करो, आपके राज्य को हम सुरक्षित करेंगे, बाकी कोई भी राज्य आप पे अटैक नहीं करेगा, और अगर अटैक करेगा तो हमारी आर्मी, हमारी जो ब्रिटिश की आर्मी है वो लड़ेगी, हम आपको सेफ गार्ड करेंगे, आप बस हमारे साथ ये ट्रीटी साइन कर लो। इन रिटर्न वो क्या करते थे कि अब हम आपको सेफ गार्ड कर रहे हैं तो अब हमको ज़मीन दो, हमको लैंड दो। अब ये ज़मीन किस बेसिस पे मांगते थे कि अगर हमारे जो आर्मी है वो आपके प्रोटेक्शन में करेगी तो वो रहेगी कहाँ? तुम्हारी जगह पे रहेगी ना। तो उस इतने ट्रूप्स के लिए, जितने ट्रूप की ज़रूरत है उतने ट्रूप के लिए हमको लैंड दे दो, हमको ज़मीन दे दो, उनके रहने सोने खाने सबका इंतज़ाम कर दो। और राजा भी देते थे, वो बेवकूफ़ बन गए थे। उन्हें लगा अरे वाह इनकी तो मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके अगर मैं साथ में हाथ मिला लेता हूँ तो मुझे बाकी कोई राजा हरा नहीं पाएगा। और राजा को हमेशा से अपनी राजगद्दी का लालच रहा है, तो वो राजगद्दी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके साथ वो ऐसी ट्रीटी साइन करते चले गए। वहाँ पे ब्रिटिशर्स का क्या फ़ायदा हुआ? वो उसी ट्रीटी से ज़मीन हथियाते चले गए। कैसे ज़मीन हथियाते चले गए? अब वो क्या बोलते थे, आपका इतना राज्य है, इतने राज्य में आपको इतने से कि 40,000, 30,000, 60,000 इतनी आपको आर्मी चाहिए ही चाहिए, या 20 कितनी भी एक राज्य के हिसाब से आर्मी बोलते थे इतनी आर्मी के लिए इतना लैंड तो चाहिए। फिर वो आगे बहला फुसला के बोलते थे अरे अब हम आपकी ना आर्मी बढ़ा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग आर्मी बढ़ा रहे हैं, तो अब आप और स्ट्रॉन्ग वो करिए और हमको ज़मीन दीजिए कि हमारी आर्मी और अच्छे से फले फूले। तो अब
ये सब ट्रीटीज वो साइन करते थे। फिर सेकेंड प्रोविजन क्या है, नो यूरोपियंस। अब वो बोलते थे आपने हमारे साथ ट्रीटी साइन करी है, अब बाकी कोई भी यूरोपियन राज्य से आप कोई भी ट्रेड, कोई भी ट्रीटी नहीं साइन करेंगे। उन्होंने ये पॉलिसी, ये प्रोविजन लाने का क्यों सोचा, क्योंकि उस टाइम पे ये जो टाइम पीरियड है 1813 to 23, इन टाइम पीरियड में फ्रेंच में नेपोलियन बोनापार्ट आ चुके थे। तो जहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंच को उन्होंने कार्नेटिक्स वॉर में इंडिया से हटा दिया था, वहीं पे फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट बहुत अच्छे से राज्य संभाल रहे थे और उन लोगों को ये डर था कि ऐसा ना हो नेपोलियन बोनापार्ट इंडिया में आकर उनके जैसा ट्रेड करने लग जाए और उनको टक्कर दे दे। तो उस डर की वजह से उन्होंने बोला कि भाई अब तुम बाकी अन्य यूरोपियन के साथ बिल्कुल कोई ट्रीटी साइन नहीं करोगे। थर्डली हम बोलते हैं ब्रिटिश रेजिडेंट। वो बोलते थे कि हमारा एक ब्रिटिश का बंदा होगा, वो तुम्हारी जगह पे बैठेगा, वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा बट कोर्ट में तुम्हारे सारे अफेयर्स देखेगा। तो अब इन सब प्रोविजन से क्या होने लगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया उनका, एक शासन जो हो गया वो बहुत ही अच्छे से शासन करने लगे और एक छुपे छुपे में शासन वो करने लगे। ज़मीन भी हथियाने लगे, बोल दिया भाई बाकियों के साथ ट्रेड नहीं करोगे। और ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट है जिसको रहने को बोला, अब इसका क्या काम था, जब वो इंटरफेयर नहीं करेगा तो उसका क्या काम था, उसका यही काम था कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देता रहे, कैसे रख रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, कोई और तो आकर पीछे से कुछ नहीं कर दे रहा है। तो वो इन सब चीज़ों की डायरेक्ट रिपोर्ट अपने उसको लॉर्ड, जो अपने जो गवर्नर जनरल थे, जैसे कि उस टाइम पे वेस्ली थे, तो इनको सीधा रिपोर्ट देता था। तो उन्होंने एक प्यादा भी वहाँ पे अपना रख दिया था। साथ ही साथ इस इनडायरेक्ट कंट्रोल के साथ हम देखते हैं जो सॉवरेनिटी है, जो एक राज्य की एक एकाग्र राज्य करने की एक एबिलिटी है, वो इनसे छीन ली गई। इनको बोला कि एक काम करो, तुम जो अपने आर्मी को पैसा खिला रहे हो, इंडियन आर्मी को क्यों खिला रहे हो, हमारी आर्मी तो है ही ना तुम्हारी राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी आर्मी को बाहर फेंको। और राजा भी वहीं पे बेवकूफ़ बना। राजा कैसे बेवकूफ़ बना, राजा ने सोचा कि अरे यार बात तो सही बोल रहा है, मैं इसकी आर्मी को भी पैसा दे रहा हूँ, अपनी आर्मी को भी खिला रहा हूँ, और इसकी आर्मी तो वैसे ही मेरी आर्मी से ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं इसी की आर्मी को खिलाता हूँ, अपनी आर्मी को जॉब से निकाल देता हूँ। और वही उसने करा, उसने इंडियन आर्मी को हटा दिया। अब हम देख रहे हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना डिप्लोमेटिक गेम खेला। एक तरफ तो उन्होंने बोला आप हमारी आर्मी रख लो, पहला फुसला लिया। सेकेंड प्रोविजन में बोला उसी तरीके से आपने हमारी आर्मी अब रख ली, अब आप एक काम करो अपनी आर्मी हटा दो, तो उन्होंने अपनी आर्मी हटा दी। और तीसरे में उन्होंने बोला कि हमारी आर्मी को और थोड़ा बड़ा करो अपने फ़ायदे के लिए, और वहीं पे वो बड़ा भी करते चले गए, तो ज़मीन मिलती चले गई। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि उनको जो वो पैसा दे रहे थे, ब्रिटिश आर्मी जो अपने आप को आर्मी को मेंटेन कर रही थी, वो राजा के ही पैसों से अपने आप को मेंटेन कर रही थी। हमारे देश के राजा ऐसे बेवकूफ़ बनते चले गए और ट्रीटीज़ में फंसते चले गए। तो अब हम उन स्टेट्स के बारे में देखते हैं, कौन कौन ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने ऐसी ट्रीटी साइन करी। अवध 1765 to 1801। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें दो डेट्स क्यों डाली हैं, ट्रीटी तो एक है। तो 65 में हमने सेकेंड फेज देखा था, बफर स्टेट का फेज, जहाँ पे अवध ने ऐसी ट्रीटी पहले ही साइन कर ली थी। बस अब वेस्ली के मॉडिफिकेशन के बाद ये ट्रीटी और स्ट्रांग हुई और 1801 में इससे ये फिर से साइन कराई गई। मैसूर में हम देखते हैं 1799 में, तंजौर में हम देखते हैं अगेन इन 1799, पेशवा 1801, निज़ाम 1798, और ऐसी काफ़ी अन्य राज्य थे जिन्होंने ट्रीटी साइन करी। ऑलमोस्ट हम आते आते देखते हैं एनेक्सेशन के फेज तक कि जो ये ट्रीटीज थी, ऑलमोस्ट इंडिया में काफ़ी राज्यों ने ऐसी ट्रीटी साइन कर ली थी। सो अब हमने स्टेट्स देख ली हैं, कैसे कैसे स्टेट्स को उन्होंने सब्सिडरी अलायंस ऐसी ट्रीटीज़ में लाते गए। अब हम देखते हैं राजा के साथ साथ पेजेंट्स जो फार्मर्स थे वो भी हरास हो रहे थे। मैंने पहले भी डिस्कस किया, रेवेन्यू जो वाज द टैक्स कलेक्शन वो हमेशा से ही हाई रखते थे, जिनकी वजह से फार्मर्स बहुत हरास हो रहे थे। वो हमने फेमाइन में भी देखा कैसे उनको बोलते थे कि भाई हमको इतना पैसा चाहिए तुम्हारी ज़मीन से, भले ही उतना उपजाऊ हुआ हो या ना हुआ हो, एक फिक्स्ड टैक्स भी लगाया गया। इसके साथ साथ इंडिगो, नील की खेती हम देखते हैं जो इनसे ज़बरदस्ती करवाते थे। अब नील की खेती वो क्यों करवाते थे, मैंने हमेशा से ही बोला वो यहाँ ट्रेड करने आए थे।
आए थे। तो जो हम 15th सेंचुरी में हम देखते हैं कि कैसे वहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह आने लगी। हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करी बैटल ऑफ प्लासी के बाद। तो वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उस रेवोल्यूशन से वहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी। तो इंडस्ट्री तो सेटअप हो गई थी, अब उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी, एक मार्केट चाहिए थी जहाँ पे वो बेच भी सके और वहाँ उन्हें ऐसी मार्केट तो मिली विच वॉज इंडिया, जहाँ पे वो बेच भी सक रहे थे और उनको एक वैसा लैंड भी मिला जहाँ से वो रॉ मटेरियल भी अपने देश ले जा रहे थे। सो इंडिगो, नील की खेती उन्होंने उगाना शुरू करा और जैसे जैसे उनका पॉलिटिकल पावर हम देख रहे हैं बढ़ रहा था, वैसे वैसे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पावर बढ़ने के साथ साथ अब वो फोर्स करने लगे, दबाव बनाने लगे फार्मर्स पे और बोलने लगे नील की खेती तो अब तुम उगाओगे ही, इतनी अगर तुम्हारी ज़मीन है तो आधी ज़मीन पे या 3/4 ऑफ द लैंड में आप नील की खेती उगाओगे ही उगाओगे। तो अब फार्मर्स उससे बड़े परेशान हैं क्योंकि नील तो हम नहीं खा सकते ना, खाने की चीज़ तो नहीं है। तो वो नील की खेती उगाते तो जितने लैंड में उनका खाना उग सकता था वहाँ पे नील उग जाता था, जिसकी वजह से वो खा नहीं पा रहे थे उतना, अपने आप को अपनी फैमिली को नहीं खिला पा रहे थे। तो पीजेंट्स उससे बड़े हरास हुए। आप लोगों ने लगान मूवी देखी है, उसमें देखा है कैसे रेवेन्यू ग्रो कर देते हैं। तो आमिर खान भागते भागते राजा के पास जाता है कि अरे राजा जी प्लीज़ हमारा रेवेन्यू कम कर दीजिए, और राजा वहाँ पे बोलता है कि मैं नहीं कर सकता रेवेन्यू कम, मैं तो खुद इन लोग के अंडर हूँ। वो जब ये बात बोलता है तो आप शायद रेट कर सकते हैं राजा क्यों बोल रहा है कि वो ब्रिटिश के अंदर है। सब्सिडरी अलायंस, राजा खुद ट्रीटी से बना हुआ था तो वो भी फार्मर्स की हेल्प नहीं कर पा रहा था। अब हम देखते हैं, मैंने जैसे रॉ मटेरियल बताया, तो रॉ मटेरियल, कंप्लीट रॉ मटेरियल, जैसे जैसे ये लोग ज़मीनों पे अपना हक जताने लगे थे, जैसे बंगाल पे आ गए थे, मद्रास पे, बॉम्बे, अपनी प्रेसिडेंसीज के अलावा भी ऐसे राज्य थे जहाँ पर ये अपना हक जता रहे थे। तो वहाँ पर अब ये अपने टाइप का जो इनको कॉटन चाहिए था, टी चाहिए था, जैसा चाहिए था उस टाइप की प्लांटेशन ही उगवाते थे और वहाँ से उगाकर सीधा बाहर ले जाते थे, अपने देश ले जाते थे। और वहाँ ले जाने के बाद ये उन्हीं रॉ मटेरियल से अपने गुड्स बनाते थे, फाइन गुड्स बनाते थे और उन्हीं को हमारे देश में भेजते थे। तो ये सिस्टम था, इस सिस्टम को हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादा भाई नौरोजी ने आफ्टर द कांग्रेस फॉर्मेशन उन्होंने ये चीज़ का समझा था, उस चीज़ को एज अ स्टेटमेंट दिया था कि ड्रेन ऑफ ब्रिटिशर्स हमारे साथ ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। वो हमारी जो वेल्थ है, हमारा जो पैसा है, वो यहाँ से खींच कर अपने देश ले जा रहे हैं और अपने देश को बढ़ा रहे हैं और हमारा देश वहीं पे इकोनॉमिकली वीक हो रहा है। अब हम देखते हैं, हमने ये तो देखा सब्सिडरी अलायंस हुई, अब हम ये देखना बहुत ज़रूरी है राजा ने सब्सिडरी अलायंस क्यों साइन करी। ऐसा क्या हुआ था कि राजा ने साइन करी। सबसे पहला मैं आपको बता चुकी हूँ फेयर, वो क्या करते थे, एक राज्य पे हमला करते थे और बाकी जो आसपास के राज्य हैं वहाँ पे बोलते थे कि भाई हम मार देंगे, तू भी साइन कर ले, तो उनको साइन करना पड़ता था। सेकेंडली एनेक्सेशन। अब मैंने आपको बताया प्रोविजंस में क्या था ट्रीटी में कि आप क्यों अपनी आर्मी रख रहे हैं, आप हमारी आर्मी रहने दीजिए ना, अपनी आर्मी आप साइड करिए। अब ये लोग क्या करते थे, जब अपनी आर्मी साइड कर ली तो बाद में क्या करता था, जब अपने जाल में फंस गया, ट्रैप हो गया, तब उसने बाद में क्या किया कि भाई तुम्हारी आर्मी तो नहीं है, अब हमारी आर्मी है, हमारी आर्मी ने हमला कर दिया तो बेटा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब राजा वहाँ भी घबरा जाता था, फंस जाता था और वो बोलता था कि अब हम जो बोल रहे हैं वो पूरी करो क्योंकि हमारी आर्मी यहीं खड़ी है तुम्हारी ज़मीन पे, अभी तुमको हरा देगी। तो वहाँ भी राजा फंस जाता था और उनको उनकी मांगे पूरी करनी पड़ती थी। अब ये तो बड़े राज्यों के साथ हुआ। अब छोटे राज्यों के साथ क्या हुआ, उन्होंने बोला ज़मीन नहीं है कोई बात नहीं, कैश दे दो, कैश नहीं है काइन दे दो। मतलब आप देख रहे हो कैसे वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खींचने की कोशिश कर रहे हैं अपने देश को। वो चाहते थे कि ट्रेड उनका कितनी तरीके से फैले, वो कितना ज़्यादा अपने ट्रेड को एक्सपैंड करे और उसके लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। और हमारे कुछ राजा यहाँ पे बेवकूफ़ भी बन रहे थे, उनकी चाल में फंस भी रहे थे। अब हमने देखा सब्सिडरी अलायंस। इस अलायंस के बाद हम फोर्थ फेज में आते हैं विच इज़ लैप स्किट एंड एनेक्सेशन विच वॉज फ्रॉम 1828 टू 1858। अब इसमें क्या हुआ, एनेक्सेशन की पॉलिसी शुरू हुई। एनेक्सेशन मतलब बोली लगती है ना, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा 2000, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, उस हिसाब से बोली लगती है किसी घर की, किसी की। तो ऐसी बोली अब उन्होंने लगानी शुरू कर दी। लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे थे हमारे गवर्नर जनरल, तो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये पॉलिसी ले आए। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं क्या होता था।
इंडिया में जो हिंदू राज्य था वहाँ पे ना अडॉप्शन पॉलिसी होती थी। कैसी अडॉप्शन पॉलिसी? जब राजा का अपना खुद का बेटा नहीं होता था तो वो किसी को अडॉप्ट कर लेता था और उसको अपनी वेल्थ दे देता था, और ये पॉलिसी काफ़ी टाइम से चल रही थी, हमेशा से ही ट्रेडिशन था ये। तो जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने देखा ये पॉलिसी है, तो उन्होंने कभी इस पॉलिसी पे इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। बट 1839 में हम थोड़ा सा चेंज देखते हैं, जब पॉलिटिकली अब आप बात करिए 1757 से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली ग्रो हो रहे हैं, और हमने इतनी ट्रीटीज देख ली हैं, तो 1839 तक तो बहुत पावरफुल हो गए थे। तो वहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने बोला कि हम देखते हैं आप जो एडॉप्शन कर रहे हैं, हम देखते हैं एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन करवा लो। तो यहाँ पे इन्होंने अब डॉक्यूमेंटेशन का जाल बुनना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा आप डॉक्यूमेंटेशन कराओ, हम देखते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स कितने सही हैं, क्या सही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम आपको राइट देंगे कि अडॉप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उसके बाद 1848 में जब ये आए, लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे आए, तो उन्होंने ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा ये जो एनेक्सेशन, ये जो आपका अडॉप्शन की पॉलिसी है, ये पॉलिसी तो अब नहीं होगी। राजा का खुद का बेटा है तो ठीक, नहीं है तो अडॉप्टेड सन को तो हम राइट ही नहीं देंगे वेल्थ का, ये हमारी वेल्थ हो जाएगी, उसके बाद हम जैसा इस वेल्थ के साथ चाहें करेंगे, हम एनेक्स कर देंगे। अब उस टाइम पे इतने पावरफुल हो गए थे, तो इस एनेक्सेशन के थ्रू, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू उन्होंने अवध, सतारा, झांसी और काफ़ी अन्य राज्यों को उन्होंने एनेक्स करना शुरू करा। अब हम देखते हैं कि ये भी 3 फेजेस में है। फर्स्ट फेज में उन्होंने बोला कि अगर आप हमारे अंडर नहीं है, ट्रीटी साइन करते थे ना, उन्होंने बोला भाई अगर आप हमारे अंडर नहीं आते तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके राज्य में। सेकेंडली उन्होंने बोला कि हम देखते हैं एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। थर्डली उन्होंने सीधा बोल दिया लॉर्ड डलहौजी ने कि भाई ये अलाउड ही नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड इन माई कंट्री। वो माई कंट्री बोलते थे। हमने आपने अगर कभी हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा है, लाइक बिपिन चंद्र वगैरह पढ़े हैं, तो आपने नोटिस किया है हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं एज अ ब्रिटिश कॉलोनी, हम अपने आप को कॉलोनी मानते थे ब्रिटिशर्स की। बट वहीं पे जब हम उनकी तरफ से देखते हैं, उनके राइटर्स क्या, उनके हिस्टोरियंस के बारे में अपना राज्य पढ़ते हैं, तो हमेशा ब्रिटिश इंडिया लिखते थे, यानी कि जो इंडिया था वो हम ब्रिटिशर्स का था। बट हम उसको कभी भी, आज हमारे जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है वो कभी भी ब्रिटिश इंडिया मेंशन नहीं करते, वो हमेशा मेंशन करते हैं वी एज अ कॉलोनी, एज अ ब्रिटिश कॉलोनी जब हम थे। सो वो हमेशा से इंडिया को अपना राज्य मानने लग गए थे, ऐसे पूरा कंट्रोल उन्होंने कर लिया था, और वहीं पे उन्होंने ये पॉलिसी ले आए। अब हम देखते हैं लॉर्ड डलहौजी वाज आल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। प्रीलिम्स, मेंस और एसएससी वगैरह में भी ये बहुत पूछा जाता है, लॉर्ड हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, आप ये नोट कर लो। आर्किटेक्ट इनको क्यों बोला जाता है? अब एनेक्सेशन और सब्सिडरी अलायंस जब मिल गया ना, तो ऑलमोस्ट बहुत सारा इंडिया इनके हत्थे आ चुका था, इनके अंडर आ चुका था। तो इन्होंने मैपिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू कर दी थी। जो इंडिया हम मैप में वैसे देखते हैं, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया हम एक अलग सा मैप में देख रहे थे। तो जो यहाँ ईस्ट की तरफ था, वेस्ट की तरफ था, थोड़ा साउथ की तरफ था, नॉर्थ की तरफ, तो हम हर जगह देख रहे हैं अरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना कब्जा कर लिया है। तो वो जो आर्किटेक्ट है, वो जो मैपिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो इन्होंने बहुत खूबी से करी थी। और देखा, हम उस टाइम पे देखते हैं, उस फेज पे हम देखते हैं कि मैप कैसा हो गया था। सो अभी आपकी स्क्रीन में मैं वो मैप दिखाऊंगी, आप देख लो कि पहले मैप कैसा था, और उसमें एक मार्क हो रखा है इंडेक्स में, आप देख लो कि ब्रिटिशर का जो मैप था वो कैसा था। ओके, सो आपने मैप देख लिया, आप समझ गए हैं कैसे उसे आर्किटेक्ट बोलते थे। अब ये जो एनेक्सेशन था, अब हमने देखा काफ़ी टाइम राजा बेवकूफ़ बन रहा है, ये बन रहा है, बट हर राजा तो बेवकूफ़ नहीं बन सकता ना। अब राजा गुस्सा भी तो करेंगे, अरे तुमने झांसी ले ली, सितारा ले, मेरा राज्य कैसे ले लिया, नेक्स्ट कैसे कर लिया। वहाँ पे राजा गुस्सा भी करते थे। तो जैसे इनका गुस्सा करना, इन राजाओं का गुस्सा करना, पीजेंट्स का गुस्सा करना, वहाँ पे हम देखते हैं सिपाहीज का भी गुस्सा करना, जो सैनिक है वो भी अब विद्रोह करने लग गए थे। तो ये जब कल्मिनेशन हुआ इन सब चीज़ों का, एक दबाव बनता रहा इंडिया में, तो वहाँ पे हम देखते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगी, क्या कारण थे, वो रिवोल्ट कैसे हुआ। इस लेक्चर के लिए मैंने आंसर क्वेश्चंस बनाए, आप उनको अटेम्प्ट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेरी है, सो दैट हम एक बार इस टॉपिक को एक रिविजन में फिर से लेकर डिस्कस कर लें। थैंक यू।
Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.